सोचिए क्या होता है जब कोई एक पार्टी किसी एक ही सीट पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगातार 7 बार जीत जाए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सागर विधानसभा सीट की। एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे भेदना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता कौन हारा, नहीं, हम उस पूरे सिस्टम की चीरफाड़ करेंगे जिसने इस किले को दशकों से बनाए रखा है। आप देखिए, सागर सिर्फ मध्य प्रदेश के नक्शे के दिल में नहीं है। असल में ये सत्ता के खेल का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। इसकी जो लोकेशन है वो इसे रणनीतिक तौर पर बहुत खास बनाती है। और इसका इतिहास साफ साफ बताता है कि जो यहाँ जीतता है वो महज एक सीट नहीं जीतता, वो एक बहुत मजबूत पकड़ हासिल करता है। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा राजनीतिक दौर है। सोचिए, 7 लगातार कार्यकाल, मतलब करीब करीब 35 साल। एक ही पार्टी का दबदबा, राजनीति में इसी को तो किला कहते हैं। और आज हम इसी किले की एक एक इंच को परखने वाले हैं, इसकी नींव की गहराई तक जाने वाले हैं। 15,021 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का अंतर बस यही था। ये नंबर भी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सत्ताधारी पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है उसका एक पैमाना है। और किसी भी चैलेंजर के लिए ये उस पहाड़ की ऊंचाई है जिस पर उन्हें चढ़ाई करनी है। तो चलिए इस किले की पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए हमारा सफर कहाँ से शुरू होगा। जमीन से हम सागर के लोगों की असली समस्याओं को सुनेंगे। फिर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। इसके बाद हम उस पॉलिटिकल मशीन को बहुत करीब से देखेंगे जो चुनाव के नतीजे तय करती है। और फिर एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर भी नजर डालेंगे जो इस मशीन को चुनौती दे सकता है। और आखिर में हम ये सवाल पूछेंगे कि इस पूरी लड़ाई का असल मकसद क्या है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है जनता की आवाज सुनना। आंकड़ों और रणनीतियों से भी पहले हमें ये जानना पड़ता है कि सागर के लोग हर रोज किन सच्चाइयों का सामना कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये हजारों घरों की गूंज है। जरा सोचिए, सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की वजह से शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन वहीं के पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ खाली हैं। डिग्रियां तो हैं लेकिन मौके नहीं हैं। और ये जो पलायन है ना, ये सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी नहीं है, ये एक गहरा सामाजिक घाव है। और ये सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं है, आंकड़े भी ठीक यही कहानी बता रहे हैं। मतदाताओं की सबसे बड़ी शिकायतों को देखें तो 70% के साथ टॉप पर है बेरोजगारी। उसके ठीक पीछे 65% पर है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टूटी सड़कें, पानी की कमी, ऐसी चीजें। फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, ये सब चिंताएं आती हैं। तो ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि सागर का चुनाव दिल्ली के बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि गली मोहल्ले की जो एकदम बुनियादी जरूरतें हैं उन पर लड़ा जा रहा है। और जब हम इन शिकायतों को सुनते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने के बारे में नहीं है, ये हर नागरिक की गरिमा के बारे में है। हमारे संविधान का मूल भी यही है, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां हर आवाज को सम्मान से सुना जाए और जहां सार्वजनिक बहस जिम्मेदारी के साथ हो, ताकि इन असली मुद्दों का हल निकल सके। तो ठीक है, हमने जमीन की आवाज तो सुन ली। अब चलिए चुनावी इतिहास के आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। ये नंबर्स हमें बताएंगे कि आखिर ये किला बना कैसे और इसकी दीवारें असल में कितनी मजबूत हैं। ये एक तरह से एक फोरेंसिक जांच जैसा है। हमारा एनालिसिस 1998 से शुरू होकर 2023 तक, यानी 6 चुनावी साइकिल्स को कवर करता है। अब इतना लंबा समय देखने का फायदा ये है कि हम किसी एक चुनाव के नतीजों में नहीं उलझते, हम लंबे समय के पैटर्न को पकड़ पाते हैं। क्योंकि राजनीति, याद रखिए, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जरा 2023 के नतीजों पर नजर डालिए। बीजेपी को मिले 55.6% वोट और कांग्रेस को 44.4%। हाँ, जीत तो साफ है, लेकिन असली कहानी इस दूसरे नंबर में छिपी है। इसका सीधा मतलब है कि हार के बावजूद सागर के लगभग, आप कह सकते हैं, आधे वोटर बदलाव चाहते थे। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये एक सोई हुई राजनीतिक शक्ति है। अब जरा पैटर्न को देखिए। 2008 से बीजेपी का वोट शेयर एक चट्टान की तरह 50% से ऊपर बना हुआ है, मतलब एक वफादार, एक टिका हुआ वोट बैंक। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर एक लहर जैसा है, कभी 30% से भी नीचे तो कभी 44% के पार।
ये जो उतार चढ़ाव है ये एक कमजोरी तो है, लेकिन ये भी दिखाता है कि अगर हालात सही हो तो कांग्रेस के पास वापसी करने की क्षमता भी है। तो सवाल ये उठता है कि ये किला आखिर किस नींव पर खड़ा है? जवाब छिपा है समाज के समीकरणों में। सागर में करीब 20% अनुसूचित जाति और 10% मुस्लिम आबादी है, जो आमतौर पर विपक्ष का बेस मानी जाती है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने ओबीसी और सामान्य वर्ग को मिलाकर एक ऐसा मजबूत गठबंधन तैयार किया है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। चुनावी जीत हार का पूरा राज इन्हीं सामाजिक समीकरणों में छिपा है। अब हम क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं। ये आंकड़े ऐसे क्यों हैं? इसका जवाब मिलता है पार्टियों के जमीनी संगठन में, उनकी मशीनरी की ताकत और कमजोरियों में। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं बूथ लेवल मैनेजमेंट से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी की एक मजबूत सेना जिसके पास 7 बार की जीत से बना एक पूरा इकोसिस्टम है, हर बूथ पर कार्यकर्ता हैं और दिल्ली से पूरा सपोर्ट है। और दूसरी तरफ विपक्ष की एक बिखरी हुई फौज, हार से जिसका मनोबल टूटा हुआ है, संगठन कमजोर है और संसाधनों की भी कमी है। ये 2 बराबर की टीमों का मैच नहीं है, ये एक असंतुलित लड़ाई है। लेकिन हर चुनौती में अवसर भी छिपे होते हैं। विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मौका क्या है? वो है स्थानीय मुद्दों पर वोटरों की थकान। नौकरी, पानी, सड़कें, ये हैं असली मुद्दे। युवा और महिला वोटर हो सकता है बदलाव के लिए तैयार हों, लेकिन सारा खेल यहीं पर है। क्या विपक्ष लोगों के इस गुस्से को एक मौके में बदल पाएगा, या फिर वो अपनी अंदरूनी लड़ाई और बाहरी दबाव में ही फंसा रह जाएगा? तो फिर इस किले को भेदने का रास्ता क्या है? देखिए, सिर्फ आलोचना करने से तो काम नहीं चलेगा। एक ठोस, एक व्यवस्थित और एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इस सारे एनालिसिस को एक्शन में बदल दे। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क है, चतुर्मुख सिद्धांत। इसका मतलब है एक 4 तरफा रणनीति जो समस्या पर हर दिशा से हमला करे। पहला चेहरा चुनावी, यानी डेटा का इस्तेमाल करके एक एक बूथ पर फोकस करना। दूसरा चेहरा संगठनात्मक, यानी बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को फिर से एक साथ लाना। तीसरा नैरेटिव, यानी विकास की पुरानी कहानी के सामने नौकरी और न्याय की एक नई कहानी रखना। और चौथा चेहरा संसाधन, यानी जो भी फंड्स हैं उनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। और ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। पहले 30 दिन सागर सुनवाई अभियान चलाइए और लोगों का दर्द सुनिए। अगले 30 दिन उसी दर्द को एक ठोस घोषणा पत्र में बदलिए। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से उस वादे को घर घर तक पहुंचाइए और वोटरों को बूथ तक लेकर आइए। अब इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए लड़ाई के तरीके भी बदलने होंगे। हर वार्ड में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों से सीधी बात कीजिए। युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम रील्स पर उनकी समस्याओं की बात कीजिए। और जो अफवाहों का जहर फैलता है उसे काटने के लिए एक फैक्ट सेल बनाइए। क्योंकि एक बात साफ है, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, हर किसी के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। और जब हम डिजिटल माध्यमों की बात करते हैं तो एक और बात ध्यान रखना जरूरी है, वो है लोगों की प्राइवेसी। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसकी निजी जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति से और सही मकसद के लिए ही किया जाए। एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया इसी भरोसे पर बनती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस एक बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये सब क्यों? चुनाव लड़ना, जीतना, हारना, इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर ये सिर्फ सत्ता पाने का एक खेल है तो फिर जनता का क्या होगा? देखिए, डेटा हमें एक बहुत साफ और सीधी बात बताता है। सागर में आज भी लगभग 45% लोग एक विकल्प के लिए, एक बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। असली मौका उनकी समस्याओं को, उनकी तकलीफों को शासन के लिए एक जनादेश में बदलने का है। हाँ, ये एक चुनौती है, एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन रास्ता यही है। ये रास्ता सागर के लोगों की निराशा को एक नई उम्मीद में बदलने का है। और इसीलिए हम इस विश्लेषण को एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से डेटा पर, जमीनी हकीकत पर और लोगों से सीधे संवाद पर टिकी हो, क्या वो दशकों पुराने इस राजनीतिक किले को भेद सकती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ सागर का भविष्य तय नहीं करेगा, ये भारत की राजनीति का भविष्य तय करेगा। और ये सवाल हम सबके लिए है।
यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।